Hello all, a very warm welcome to everyone watching this video. Today in this video we shall be discussing about registration under GST. हम लोग अभी प्रोसेस नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि GST रजिस्ट्रेशन क्या होता है, किन लोगों को इसकी ज़रूरत है रजिस्ट्रेशन करने की, क्या थ्रेशहोल्ड लिमिट है इसके रजिस्ट्रेशन की। हम लोग ये सारी बातें आज डिस्कस करेंगे इसमें। सबसे पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर एक 15 डिजिट का यूनिक नंबर होता है जो जब एक ऑर्गेनाइजेशन जीएसटी के लिए रजिस्टर करती है तो उसको अलॉट होता है। और ये रजिस्ट्रेशन नंबर पैन बेस होता है। जैसे हम लोग को पता है पैन 10 डिजिट्स का नंबर होता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर 15 डिजिट का नंबर होता है। पैन के आगे 2 डिजिट्स का एक कोड होता है जो स्टेट वाइज अलॉटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे उत्तर प्रदेश का 09 है, दिल्ली का 07 है, इस तरीके से। और पैन के बाद जो 3 डिजिट्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, जैसे 1Z0, 1ZI डिपेंड करता है। और इस पे भी डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के कितने जीएसटी नंबर हैं, उस पर भी इन 3 आखिरी के डिजिट्स में चेंज आता है। रूल्स क्या है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए? एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑन रीचिंग सर्टेन थ्रेशहोल्ड लिमिट इन अ फाइनेंशियल ईयर। रजिस्ट्रेशन के लिए जो टर्नओवर देखा जाता है वो फाइनेंशियल ईयर वाइज देखा जाता है। उसका टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में, अभी हम लोग लिमिट्स डिस्कस करेंगे कि कितनी लिमिट्स हैं। एक्चुअली ये लिमिट्स एक तो जनरल हैं, बाकी कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए स्पेसिफिक भी हैं। कम है कि जो सर्टेन लिमिट सबके लिए है उससे उनकी कम है, तो हम लोग अभी ये बात भी डिस्कस करेंगे। तो जब एक थ्रेशहोल्ड क्रॉस हो जाता है उसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए जैसे हम लोग ने भी पहले बात करी कि पैन नंबर होना इज़ अ मस्ट। Without PAN number, you cannot apply for a GST number. In case an entity does not has it, it has to first get a PAN, then only it can proceed further with GST registration. GST registration state wise होता है, ये देखा पैन इंडिया वाइज जाता है इसका टर्नओवर, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन है ये स्टेट वाइज होता है और उस स्टेट में इसका रजिस्ट्रेशन होना है जिस स्टेट से सप्लाई हो रही है गुड्स की या सर्विसेज की। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं दिल्ली में हूँ, मेरी शॉप या इंडस्ट्री या यूनिट दिल्ली की है, दिल्ली में मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है, मैं आइटम्स एक्सक्लूसिवली राजस्थान सप्लाई करती हूँ या किसी और भी स्टेट में सप्लाई करती हूँ, तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेकिन दिल्ली में लेना है क्योंकि ओरिजिन जो हो रहा है सर्विसेज का वो दिल्ली से हो रहा है। टर्नओवर इज कैलकुलेटेड ऑन पैन इंडिया बेसिस एंड नॉट स्टेट बेसिस। रजिस्ट्रेशन स्टेट बेसिस पर होगा, बट रजिस्ट्रेशन होना है कि नहीं ये डिसाइड टर्नओवर पे होगा और टर्नओवर पैन इंडिया के हिसाब से लिया जाएगा। Then if a person wants to add branch outside state, he shall apply for another GST registration in respective state. As discussed, रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज है, तो अगर मैं ऑलरेडी यूपी में रजिस्टर्ड हूँ और मुझे अब एमपी में भी काम शुरू करना है, वहाँ भी मैंने एक आउटलेट ले रखा है, एक यूनिट खरीद रखी है और वहाँ से काम शुरू करना है, तो मुझे एक और जीएसटी रजिस्ट्रेशन अवेल करना होगा। A person voluntarily registered under GST needs to comply with GST filings and rules like any other registered entity. Voluntary registration की पहले हम बात करते हैं कि ये होता क्या है। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि GST में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन भी है जो कि थ्रेशहोल्ड क्रॉस करने पर है या सर्टेन आइडेंटिफाइड पर्सन्स पर है। एक वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी होता है। जैसे कई बार क्या होता है कि बिजनेसेस जब गवर्नमेंट का काम करते हैं, टेंडर्स अप्लाई करने होते हैं या किसी और वजह से भी उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की नीड पड़ जाती है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनका टर्नओवर अभी एक्सीड नहीं कर रहा है, वो थ्रेशहोल्ड से कम ही है, पर उन्हें वॉलंटरली लेना पड़ जाता है इस वजह से। बट आप एक बार जब रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं जीएसटी में तो आप पे सारे रूल्स, रिटर्न्स फाइल करने की ऑब्लिगेशंस, लाइबिलिटीज़ सब वैसे ही अप्लाई होंगी जैसे एक नॉर्मल रजिस्टर्ड
मैंडेटरीली रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर अप्लाई होती हैं। पर्सन मस्ट अप्लाई फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days ऑफ बिकमिंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। जैसे अगर मेरी थ्रेश होल्ड लिमिट मान लेते हैं 40 लाख रुपए की है, साल शुरू हुआ अप्रैल से, मेरा जनवरी तक टर्नओवर 40 लाख क्रॉस कर गया। 40 लाख अगर क्रॉस कर गया जनवरी में, तो मुझे जिस तारीख में टर्नओवर मेरा 40 लाख क्रॉस किया, फॉर एग्जांपल अगर मेरा टर्नओवर 10 जनवरी को 40 लाख रहा और उसके बाद मुझे 10 फरवरी भी नहीं, इनफैक्ट 9 फरवरी 30 दिन होते हैं, तो मुझे 9 फरवरी के अंदर ही अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना है। अब हम लोग बात करेंगे कि थ्रेशहोल्ड्स क्या हैं जीएसटी में। 3 स्लैब्स हैं, 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख। गुड्स के लिए अलग है, सर्विस के लिए अलग है। सबसे पहले हम लोग 10 लाख की बात करते हैं। 10 लाख के स्लैब में 4 स्टेट्स आते हैं, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा। इस 10 लाख के स्लैब में जो 4 स्टेट्स आते हैं, अगर इसमें कोई भी सर्विस प्रोवाइडर या ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर अगर ऑपरेट करता है, तो अगर उसका फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर इससे एक्सीड करता है 10 लाख के ऊपर, देन ही इज़ लायबल फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। मिज़ोरम, मणिपुर, त्रिपुरा एंड नागालैंड, इसमें गुड्स और सर्विस के लिए दोनों के लिए कंबाइंड लिमिट 10 लाख रुपए की है। 20 लाख की अगर हम बात करें तो 7 स्टेट्स हैं जिसपे 20 लाख की थ्रेशहोल्ड लिमिट अप्लाई होती है फॉर इन द केस ऑफ गुड्स एंड इन द केसेस ऑफ सर्विस एज वेल। एंड द 7 स्टेट्स आर अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम एंड उत्तराखंड। इन 7 स्टेट्स में जो थ्रेशहोल्ड है वो 20 लाख रुपए का है। बाकी 40 लाख का थ्रेशहोल्ड इन 7 स्टेट्स 20 लाख वाले और 4 स्टेट्स 10 लाख वाले, 7 4 11। अगर इन 11 स्टेट्स को हम हटा दें तो बाकी सारे स्टेट्स पर 40 लाख का थ्रेशहोल्ड है इन केस ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज ये थ्रेशहोल्ड 20 लाख रुपए का आता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कंबाइंडली गुड्स और सर्विस सप्लाई करती है तो फिर थ्रेशहोल्ड 20 लाख रुपए के हिसाब से ही देखा जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम गुड्स के केस में अलग कर लें कि इसमें 40 लाख का थ्रेशहोल्ड जाएगा, सर्विस के केस में अलग कर लें कि 20 लाख का थ्रेशहोल्ड जाएगा। ऐसे नहीं होना है। फॉर एग्जांपल जैसे होता क्या है कि अगर कोई इंडिविजुअल है, वो कमीशन पे काम करता है, कमीशन सर्विस इनकम है, उसकी सर्विस इनकम 12 लाख रुपए की है और वो ट्रेडिंग भी करता है, मान लीजिए फूड ग्रेन्स की ट्रेडिंग करता है और फूड ग्रेन्स का जो टर्नओवर है वो 18 लाख का है। तो 18 लाख और 12 लाख मिला के 30 लाख होता है। थ्रेशहोल्ड 20 लाख के ऊपर चला जा रहा है अदर स्टेट्स के कैटेगरी में, तो हमें यहाँ पे सर्विस टैक्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा, रिक्वायर्ड हो जाएगा। केरला और तेलंगाना इन दोनों स्टेट्स ने भी जब ये 40 लाख की लिमिट बढ़ी थी अभी 2019 से, तो सारे स्टेट्स की तो 40 लाख हो गई थी इन स्पेसिफाइड स्टेट्स को छोड़ करके, 7 स्टेट्स और 4 स्टेट्स को छोड़ करके। लेकिन तेलंगाना और केरला ने भी अपना स्टेटस 20 लाख पे ही रखा है। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी यहाँ से ऑपरेट कर रही है केरला और तेलंगाना से, तो इनको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है इन केस इनका टर्नओवर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और कंबाइंड एक्सीड्स ₹20 लाख। हम लोग कुछ और पॉइंट्स की बात कर रहे हैं जो रजिस्ट्रेशन रिलेटेड हैं और बहुत ज़रूरी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ सीजीएसटी, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन क्या है? एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड रहेंगी? टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, जो भी हमारी एग्जेम्प्ट सप्लाईज हैं, सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स हो गया, अनब्रांडेड फूड ग्रेन्स हैं या कोई और भी चीज़ की है जो एग्जेम्प्ट में आती है उसका भी जुड़ेगा। देन एक्सपोर्ट्स जुड़ेंगे, इंटरस्टेट सप्लाईज जुड़ेंगी हैविंग सेम पैन। इन चारों चीज़ों को लेकर के हमारा टर्नओवर कैलकुलेट होगा फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी, एंड दिस टर्नओवर हैज़ टू बी कैलकुलेटेड, हैज़ टू बी इवैल्यूएटेड पैन बेसिस पर
ऑल इंडिया बेसिस पर, ना कि स्टेट बेसिस पर। जब हम टर्नओवर की बात करते हैं तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं स्टेट गवर्नमेंट का, SGST, CGST, IGST और सेस, ये इंक्लूड नहीं होगा इन केसेस में। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो 50 लाख रुपए का उसका टैक्सेबल का टर्नओवर है, 1 करोड़ का उसका एग्जेम्प्ट का टर्नओवर है और उसके एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स 10 लाख रुपए के हैं, तो उसका जो टोटल टर्नओवर हुआ वो 50 लाख प्लस 1.5 करोड़ 2 लाख प्लस 10 लाख, 2 करोड़ 10 लाख रुपए का उसका टोटल टर्नओवर हुआ। अब उसको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो गया क्योंकि उसने 40 लाख की थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दी पैन वाइज। पर अगर स्टेट वाइज उसका टर्नओवर, उसकी मान लीजिए 3 स्टेट्स में या 4 स्टेट में प्रेजेंस है और 2 करोड़ 10 लाख का टर्नओवर 4 स्टेट्स में बटा है, किसी में 50 है, किसी में 40 है, किसी में 60 है, तो उसको चारों स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। उसको GST की लायबिलिटी सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर पे डिस्चार्ज करनी होगी और एक्सपोर्ट्स में अगर वो डिपेंड करता है LUT भरा है नहीं भरा है, वो खैर अभी हम लोग और वीडियोस में डिस्कस करेंगे एक्सपोर्ट्स पे क्या GST का ट्रीटमेंट है, उस पे होगा। एग्जेम्प्ट पे GST नहीं जाएगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जब टर्नओवर की बात होगी तो हम उसको कंसीडर करेंगे, टैक्सेस के अमाउंट कंसीडर नहीं करेंगे। अगर टैक्स का अमाउंट जुड़ रहा है वो नहीं कंसीडर होगा, टैक्सेबल वैल्यू, बेसिक वैल्यू का अमाउंट कंसीडर होगा। देन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन, a person shall be considered to be engaged exclusively in the supply of goods, even if he is engaged in exempt supply of services by providing by way of extended deposits, loans or advances, in so far as the consideration is represented by way of interest or discount. जो ये ट्रांजैक्शंस हैं इंटरेस्ट के और डिस्काउंट्स के, ये GST के एम्बिट से बाहर हैं। दरअसल होता क्या है, दीज ट्रांजैक्शंस दे आर ट्रांजैक्शंस इन मनी, और ट्रांजैक्शंस इन मनी को एक्सक्लूड करा हुआ है GST के पर्सपेक्टिव से। फॉर एग्जांपल, अगर एक ट्रेडर है, उसका टर्नओवर है, जो भी टर्नओवर है 50 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का, हम एक बार 40 लाख के अंदर की बात करते हैं क्योंकि 40 लाख की थ्रेशोल्ड है ट्रेडिंग के केसेस में। अगर कोई टर्नओवर जिसका 32 लाख रुपए है और उसको 10 लाख रुपए की इंटरेस्ट इनकम होती है बाय वे ऑफ एक्सटेंडेड डिपॉजिट, उसके पास कैपिटल है जो कि वो यूज़ नहीं कर रहा है, वो लोगों को लोन दे देता है, उसका उस पर इंटरेस्ट कमाता है। अगर उसने 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट भी कमा लिया और 32 लाख रुपए का टर्नओवर भी है, तो टोटल वैसे 42 लाख हो रहा है, पर ये GST एम्बिट से बाहर रहेगा क्योंकि हम इंटरेस्ट और डिस्काउंट्स से जो टर्नओवर में जुड़ रहा है उसको वहाँ कंसीडर नहीं करेंगे। हम लोग 32 लाख रुपए को ही कंसीडर करते हुए रजिस्ट्रेशन के बाहर हो जाएंगे। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेना है वो अलग चीज़ है, पर लॉ के हिसाब से हम बाहर हो जाएंगे इस केस में। A supplier is not liable to obtain registration if his aggregate turnover consists of goods or services or both which are not taxable under GST. अगर कोई भी विक्रेता, एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूसिवली ऐसे गुड्स या सर्विसेज में डील करती है जो कि एग्जेम्प्ट है या निल रेटेड है, तो उस केस में उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है रजिस्ट्रेशन की, चाहे उसका टर्नओवर 10 करोड़ हो, 5 करोड़ हो। अगर वो एक्सक्लूसिवली डील करती है एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स में, सर्विसेज में जो GST के एम्बिट से बाहर हैं, तो उसको रिक्वायरमेंट कोई भी नहीं है रजिस्ट्रेशन लेने की। एवरी पर्सन बीइंग एन input service distributor or ISD shall make a separate application for registration as such ISD. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में भी कि ये क्या होता है और इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। पर अभी क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक पॉइंट्स की जो कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, वो अगर एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर भी रजिस्टर्ड है GST में, तो भी उसको एज एन ISD भी अप्लाई करना होगा और रजिस्ट्रेशन लेना होगा।
aggregate turnover should include all supplies whether made on his own account or on behalf of principal. ये एजेंट के पर्सपेक्टिव से बात कही गई है कि टर्नओवर इन दोनों चीज़ों को इंक्लूड करेगा. The supply of goods by a registered job worker after completion of job work shall be treated as the supply of goods by the principal referred to in section 143, and the value of such goods shall not be included in the aggregate turnover of the registered job worker. क्योंकि जॉब वर्कर ने अपना काम देकर करके कंप्लीट करके उसको दे दिया है तो वो प्रिंसिपल में जुड़ेगा. सेम टर्नओवर दोनों जगह नहीं जुड़ेगा, जॉब वर्कर में भी और प्रिंसिपल में भी. अगर जॉब वर्कर ने अपना काम करके दे दिया है तो वो टर्नओवर जा करके प्रिंसिपल में जुड़ेगा और जॉब वर्कर में नहीं जुड़ेगा ये टर्नओवर. हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कहाँ पर आता है. कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ये उन एंटिटीज़ या उन पॉइंट्स के लिए है जहाँ पे थ्रेशोल्ड नहीं क्रॉस हो रहा है. थ्रेशोल्ड का रजिस्ट्रेशन तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया कि अगर इतनी थ्रेशोल्ड्स क्रॉस होंगी तो रजिस्ट्रेशन लेना है, पर ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें हमें कंपल्सरीली लेना ही पड़ेगा, चाहे हम 2 लाख रुपए का टर्नओवर कर रहे हों या 2 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हों. पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी थ्रेशोल्ड लिमिट. जो ट्रेडर्स विद इन स्टेट ना करके इंटरस्टेट काम करते हैं तो उनको बेसिक लिमिट से ही पहले टर्नओवर से ही रजिस्ट्रेशन लेने की मैंडेट है, रिक्वायरमेंट है. कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट. पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज फॉर पर्सनल यूज बियॉन्ड थ्रेशोल्ड लिमिट और फॉर अदर यूज. नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, person who are required to deduct TDS गवर्नमेंट बेसिकली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को ही डिडक्ट करना है या फिर और कोई अगर नोटिफाइड है तो उसको डिडक्ट करना है, बट दे आर रिक्वायर्ड टू टेक मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अंडर GST. जो एजेंट्स हैं जो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे करते हैं उनको ज़रूरत है चाहे वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करें या ना करें. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स को input service distributors who supply goods or services through electronic commerce operator other than branded services. Then every electronic commerce operator and aggregation who supplies service under his brand name or trade name. Person who is registered under any previous law but exceeds the threshold limit. तो ये जो जितने 10 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए तो इन लोगों को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना है अंडर GST. अब हम लोग डिस्कस करते हैं द पर्सन्स हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग GST रजिस्ट्रेशन, जिनको GST में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. सबसे पहले तो जैसे हम लोग ने भी बात करी थी कि जो लोग एक्सक्लूसिवली ऐसी सर्विसेज में हैं, ऐसी ट्रेडिंग में हैं जिनको GST के एम्बिट में रखा नहीं गया है या एग्जेम्प्ट हैं, उस तरीके के अगर सप्लाई में हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है. एंड एग्रीकल्चरलिस्ट से मतलब है जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में उसके कल्टीवेशन में लगा हुआ है उसको GST से बाहर रखा गया है. सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो फार्मर्स को बाहर रखा गया है. बट अगर वो और भी चीज़ें कर रहे हैं अदर दैन एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन या प्रोड्यूस तो उन्हें फिर केस बेस पे हमें कंसीडर करना होगा कि उन्हें लेना है रजिस्ट्रेशन कि नहीं लेना है. इंडिविजुअल एडवोकेट्स इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट्स, दरअसल इनका जो टर्नओवर है वो रिवर्स चार्ज में कवर हो जाता है. अगर मैंने कोई एडवोकेट से सर्विसेज ली हैं, मैं रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं रिवर्स चार्ज में इसके ऊपर GST जमा करूँगी. द रिसीवर ऑफ सर्विस डिपॉजिट्स GST in case of RCM rather than the provider of service. Individual sponsorship service providers including players, then the person engaged in making interstate supplies of taxable service and having an aggregate turnover of less than 20 lakh. जैसे हम लोग ने अभी बात करी थी कि गुड्स के केस में अगर इंटरस्टेट है तो हमें बेसिक से GST रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है. हम अगर यूपी से MP सप्लाई कर रहे हैं और पहला बिल कटा है फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए का, तो हमें GST रजिस्ट्रेशन लेना है ट्रेडिंग के केस में. लेकिन सर्विस के केस में जो हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट है 20 लाख की या 10 लाख रुपए की,
उसको बरकरार रखा गया है इंटर स्टेट सप्लाई में भी। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, वो ये है कि जैसे एग्जामिनर्स होते हैं जो पेपर चेक करते हैं, कॉपीज़ चेक करते हैं एग्ज़ाम की, होता क्या है कि उनको अलग अलग जगहों पे सर्विस देनी होती है। मान लीजिए मैं यूपी में हूँ, मेरे पास केरला की कॉपी चेक करने के लिए आ गई या फिर महाराष्ट्र की आ गई, तो अब मैं 20 लाख के तो अंदर हूँ या 10 लाख के अंदर हूँ नोटिफाइड स्टेट्स में, पर मुझे काम बहुत सारे स्टेट्स का आ गया करने को, तो उस केस में मैं एग्जेम्प्ट हूँ, क्योंकि ये पॉइंट कवर हो रहा है कि अगर हम सर्विसेज देते हैं और हम थ्रेशोल्ड नहीं क्रॉस कर रहे हैं तो हम इंटरस्टेट के केस में भी एग्जेम्प्ट रहेंगे। दिस इज़ फॉर ईज ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ईज ऑफ बिजनेस का पार्ट है ये। The person engaged in supplying taxable goods or services or both, and the total tax on such supplies is required to be paid by the recipient of goods or services or both under RCM। अगर मैं जितनी भी सर्विसेज देती हूँ, जैसे सिक्योरिटी सर्विस या हम लोग ने एडवोकेट्स का एग्जाम्पल दिया, ये सर्विसेज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर्ड है। अगर मैं एक्सक्लूसिवली ऐसी सर्विसेज देती हूँ तो मुझे रजिस्ट्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो सर्विस अवेल कर रहा है वो उस पर रिसीट बेसिस पर अपना जीएसटी डिपॉजिट करके इनपुट ले लेगा उसका। तो हम लोगों ने बेसिक पॉइंट्स बात करें कि किनको कंपलसरी है, किनको नहीं कंपलसरी है, क्या लिमिट्स हैं, और कुछ और पॉइंट्स जो ज़रूरी हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन को ध्यान में रखने के लिए। क्या होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर 15 डिजिट का, उसके कंपोनेंट्स डिस्कस किए। तो दिस वाज ऑल। हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या प्रोसेस है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, कैंसिलेशन में हम लोगों को कैसे करना है, हम लोग इन सब बातों पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।